जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? जैन धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं आगम, उनकी भाषा थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत को जोड़ा था, वह कौन सा है? तो वह है ब्रह्मचर्य। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जो जैन संघ का नया अध्यक्ष बना था उसका नाम था सुधर्मन। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था क्या? यव। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाए थे? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर यह है किसने बनवाए थे? सोलंकियों ने बनवाए थे। सोलंकियों ने बनवाए थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो सन 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। साक्ल राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? साक्ल राजवंश के एक राजकुमार ने महान धर्म की स्थापना की थी, तो वह थे सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वह किस पर? पशु चरण पर निर्भर था। पशु चरण पर निर्भर था। चित्रधूसर मृतभांड का संबंध किस काल से है? चित्रधूसर मृतभांड का संबंध है वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया में किया था? तो कनिष्क महायान का क्या था? अनुयायी था। महायान शाखा का अनुयायी था, उसने मध्य एशिया में इसका प्रसार किया था। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण रेड सेंट स्टोन से हुआ है। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर 606 ईसा पूर्व में हुआ था। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? हर्षवर्धन महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? तो वह था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय को पराजित नहीं कर सका था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था खेती करना। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह कहाँ पर? ऋग्वेद में दी गई है। ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर? ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कौन सी थी? तो ऋग्वेद में जो वर्णित सभ्यता थी वह थी सैनिक कुलीन तंत्र। सैनिक कुलीन तंत्र सभ्यता। ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं किया गया है? ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं किया गया? तो वह है ब्रह्मदेव का उल्लेख नहीं मिला। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है यह हमें कहाँ से? यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस वेद में जादू टोना और या माया या वशीकरण का वर्णन किया गया? तो यह सब अथर्ववेद में किया गया है। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ? तो वह है गंगा नदी का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? जो ऋग्वेद है यह टोटल 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था? बौद्ध धर्म का जो मूल आधार था वह थे 4 आर्य सत्य। क्या थे? 4 आर्य सत्य थे। दक्षिण
भारत से दक्षिण की ओर देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? भारत देश में दक्षिण की ओर कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित था? तो वह था हीनयान। कौन था? हीनयान। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य किस पुस्तक पर लिखी गई एक टीका है? तो यह है अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी पर। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो विश्वकोश है यह चरक संहिता को माना जाता है। चरक संहिता को। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेदों का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है ज्ञान। भारत से उत्तर की ओर देश में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय को प्रचलन हुआ है उसका नाम है महायान। कौन सा? महायान। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण से प्राप्त हुआ है? विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का जो स्रोत है यह हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त हुआ है। 134वां प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो वह कहलाते थे रूपक। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में औषधि शास्त्र का जो प्रमुख विद्वान था वह था बाणभट्ट। किस शासक ने अपना नाम शीलादित्य रखा था? किस शासक ने अपना नाम क्या रखा था? शीलादित्य रखा था। तो वह रखा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने रखा था। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का साम्राज्य का विस्तार जो था वह पश्चिम समुद्री तट तक हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया था? क्योंकि उसने उज्जैन शासकों पर विजय प्राप्त की थी जिसके कारण से वह विक्रमादित्य उसने उपाधि धारण कर ली थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे वह थे कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर थी? तो वह थी गुप्त काल में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन सा था? तो वह था बाणभट्ट। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की जो प्रमुख विशेषता थी वह उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन देना। उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन देना। चंद्रगुप्त द्वितीय को कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी? तो वह शकों का उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन यह कहाँ के? चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की शुरुआत है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के स्नानघाट के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? मोहनजोदड़ो के स्नानघाट के पश्चिम दिशा में एक स्तूप का निर्माण किया गया है। यह किस काल में किया गया था? तो यह किया था कुषाण कालों में किया गया था। किस काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग भी कहा जाता है? किस काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह गुप्त काल को कहा जाता है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कह के पुकारा था? तो उसके लिए भारतीय नेपोलियन कह के पुकारा था। समुद्रगुप्त के लिए भारतीय नेपोलियन किसने? स्मिथ ने कहा था।
वर्तमान गणितज्ञ में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो यह गुप्त युग को जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला है यह गुप्त वंश के शासन काल की है। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गुप्त काल को। वर्तमान में गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय किस युग को जाता है? तो यह गुप्त युग को जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्र की किस काल की हैं? अजंता की गुफाओं जो चित्र हैं यह किस काल के हैं? गुप्त वंश काल के। गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह बयाना राजस्थान से प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा उनकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? तो यह है मयूर प्रकार। मयूर प्रकार नहीं है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यह थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो उस समय शासन किसका था? महेंद्र गुप्त का। गुप्त संबंध का संस्थापक कौन है? गुप्त संबंध का संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेन में प्रशंसा की थी। तो हरिशेन ने किसकी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो वह था उज्जैन। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो वह था गुप्त राजवंश। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो वह थे नालंदा विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा? उज्जैन हुआ करता था। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका है? खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है वह है आर्यभट्ट का। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था। प्राचीन भारतीय कला एवं संस्थापक चरमोत्कर्ष का जो युग था वह था गुप्त युग। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का जो महान केंद्र था वह थी नालंदा विद्यालय। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल शास्त्री और एक गणितज्ञ था? तो वह थे आर्यभट्ट। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया था? किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपना शरीर त्याग किया था? तो यह श्रमबेलगोला में किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि गुप्त प्रशासन ने अश्वसेन का नायक था। गुप्त प्रशासन में जो अश्वसेना का नायक था वह था भट्टा शोपति। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु कौन थी? तो वह थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबारी की दुर्भी संधियों के बारे में। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां पर अध्ययन किया था? तो हेंग सांग ने किया था। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर परिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह बोध गया बिहार में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार यह हेंग त्यांग का स्मारक स्थित है। यहाँ पर क्या है? हेंग त्यांग का स्मारक। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन सा था? बिंदुसार के दरबार में आने वाला जो ग्रीक राजदूत था
उसका नाम था डायमेकस। विक्रम संबंध का प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संबंध यह 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। अगला प्रश्न है कि कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ है? कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास यह कनिष्क के समय में हुआ है। कनिष्क की प्रसिद्ध सबसे प्रमुख कारण क्या था? कनिष्क की जो प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण था वह था कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण यह राष्ट्रकूट वंश में करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र मथुरा था। कौन सा? मथुरा था। हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। हर्ष का प्रधान सचिव कौन सा था? हर्ष का जो प्रधान सचिव था उसका नाम था भंडी। सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? सबसे अधिक हमें सिक्के मौर्य काल से के प्राप्त हुए हैं। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? तो मेगास्थनीज के बाद डायमेकस आया था बिंदुसार के राज दरबार में। कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कुषाण काल में जो कला का प्रमुख केंद्र था वह था मथुरा। हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। ध्रुवसेन द्वितीय के लिए हर्ष का प्रधान सचिव था भंडी। सबसे अधिक सिक्के किस काल से मिले हैं? तो वह हमें मौर्य काल के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? डायमेकस आया था। डायमेकस। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था यह किस अधिकार द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो यह सीता अध्यक्ष अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के मध्य में चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।